सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, नेताजी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य भारत की आजादी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को किया समर्पित। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वार्षिक पुरस्कार की घोषणा। आपदा राहत में सराहनीय योगदान के लिए मिलेगा पुरस्कार। मालदीव सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव को रद्द करने से इनकार। मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की याचिका खारिज। 5 सदस्य पीठ ने कहा, मतदान में धांधली का कोई साक्ष्य नहीं। रूस के साथ 1987 में हुआ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता खत्म करेगा अमेरिका। मॉस्को पर लगाया कई सालों से समझौते के उल्लंघन का आरोप। रूस ने बताया खतरनाक कदम। और गुवाहाटी वनडे में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से दी मात। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के पुरुष मुकाबले में भारत ने जापान को 9-0 से रौंदा। बुडापेस्ट रेसलिंग चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में बजरंग पुनिया। अगर कोई भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा तो देश के सैन्य बल उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के लाल किले में अपने संबोधन में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने सेना का इस्तेमाल हमेशा आत्मरक्षा के लिए किया है और आगे भी वो ऐसा करता रहेगा। इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के कई वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार चंद्र कुमार बोस भी मौजूद थे। आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ही मकसद था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज देश के 125 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए विदेशी चश्मा न होता, तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। साथियों, यह भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। अब हमारी सरकार इस स्थिति को बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जोश, जुनून और जज्बा हमारी सैन्य परंपरा का हिस्सा रहा है। अब तकनीक और आधुनिक हथियारों की शक्ति भी जुड़ रही है। हमारी सैन्य ताकत हमेशा से आत्मरक्षा की रही है और आगे भी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि लाखों बलिदान के बाद हमें स्वराज मिला है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि स्वराज को स्वराज के साथ बनाए रखें। हम स्वराज तक पहुंचे हैं। अब हम सभी पर, 125 करोड़ भारतीयों पर इस स्वराज को सुराज के साथ बनाए रखने की चुनौती है। नेताजी ने कहा था, हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी प्राप्त करनी है। फिर जब भारत आजाद होगा तो देश के लिए तुम्हें
स्थायी सेना बनानी होगी, जिसका काम होगा हमारी आजादी को हमेशा बनाए रखना। आज मैं कह सकता हूं कि भारत अब एक ऐसी सेना के निर्माण की तरफ बढ़ रहा है जिसका सपना नेताजी सुभाष बोस ने देखा था। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस, हरियाणा के पूर्व सैनिक ललतीराम और ब्रिगेडियर आर.एस. चिकरा भी मौजूद रहे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई थी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुलिस जवानों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को देश को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा भी की। ये पुरस्कार नेताजी की जयंती 23 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में 30 फीट ऊंचा ये एकल पाषाण स्तंभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों का प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस स्मारक को देश को समर्पित करने के मौके पर प्रधानमंत्री जवानों के काम, शहादत और उनके त्याग को याद करते हुए भावुक हो गए। पुलिस कर्मियों की वीरता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई उपद्रवों को पुलिस की सतर्कता के चलते ही काबू में लाया गया। देश में शांति सिर्फ पुलिस की मुस्तैदी के कारण ही स्थापित हो सकी है। जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए आतंक से निपटने वाले हर जवान को याद करने का भी है। देश के नक्सल प्रभावित जिलों में जो जवान अभी ड्यूटी पर तैनात हैं, उनसे भी हमें यही कहूंगा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और शांति स्थापना की दिशा में आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम हो रही है, उन इलाकों के ज्यादा नौजवान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो इसमें आपके प्रयासों भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा भी की। ये पुरस्कार नेताजी की जयंती 23 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। आपदा प्रबंधन में दूसरों का जीवन बचाने वाले ऐसे पराक्रमी सेवाव्रती वीरों के लिए आज मैं एक सम्मान का ऐलान कर रहा हूं। ये सम्मान भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर प्रति वर्ष 23 जनवरी उनकी जन्मतिथि पर घोषित किया जाएगा। असंभव को संभव बना देने वाले, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हमारे सुभाष बाबू का नाम इस सम्मान का और गौरव बढ़ाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। एनपीएम ग्रेनाइट के एक टुकड़े से बनी केंद्रीय प्रस्तर प्रतिमा है, जो 30 फीट ऊंचा पत्थर का खंभा है, जिसका वजन 238 टन है। इसका वजन और रंग सर्वोच्च बलिदान की गंभीरता का प्रतीक है। सभी 34,844 पुलिस जवानों के नाम शूरता की दीवार पर ग्रेनाइट पर उत्कीर्ण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक कालीन निर्यात में 2.5 गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य तय किया है। वाराणसी में कारपेट एक्सपो का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने 2022 तक कालीन निर्यात 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार कालीन निर्यातकों के फायदे के लिए उन्हें हर तरह की लॉजिस्टिक्स मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कालीन बनाने वालों को शोरूम और गोदामों की सुविधा देने के लिए तेजी से काम कर रही है और कालीन उद्योग को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उन्होंने फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन का मंत्र भी दिया। इस बार वाराणसी में हो रहा ये
इंडियन कारपेट एक्सपो इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम तो है ही, साथ में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हमारे 5 के विजन का भी अहम स्तंभ है। और जब मैं 5 कहता हूं तो 5 का मतलब है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये किसान और बुनकर को सीधे दुनिया भर के मार्केट से जोड़ने की तरफ एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये मेड इन इंडिया कारपेट एक बड़ा ब्रांड बनकर के उभरा है। साथियों, इस ब्रांड को और मजबूत करने के लिए सरकार हर तरह के प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है। कारपेट एक्सपोर्टर्स को असुविधा ना हो, इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को और मजबूत किया जा रहा है। देश भर में गोदाम और शोरूम की सुविधा देने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इससे आप एक बड़े मार्केट तक अपने सामान को आसानी से पहुंचा पाएंगे। हमें कोशिश करनी है कि 2022 तक, जब हमारी आजादी के 75 साल पूरे होंगे, तो हम निर्यात के इस आंकड़े को 2.5 गुना से भी अधिक 25,000 करोड़ रुपए तक ले जाएं। 1 महीने के भीतर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गंभीर रूप से बीमार 1 लाख लाभार्थियों ने देश भर के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा के एक अस्पताल में इलाज कराने वाला 46 वर्षीय एक व्यक्ति इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने वाला 1 लाखवां शख्स हो गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के साथ 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। 1 महीने में 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख पेशेंट्स ने, बेनिफिशियरीज ने इसका लाभ उठाया है। 1 महीने के अंदर 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ज्वाइन करके इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं महसूस करता हूं कि 6 महीने के अंदर इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग ने और नेशनल हेल्थ एजेंसी ने पेपरलेस, कैशलेस और पोर्टेबल डिजिटल स्कीम को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में एक सफलता हासिल की है। मैं ये समझता हूं कि यह स्कीम गरीबों को, जो वंचित वर्ग है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उनको हेल्थ कवरेज मिले, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस और हेल्थ कवरेज का कार्यक्रम है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कार्यक्रम है, और इसको हम सक्सेसफुली लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हमें अति प्रसन्नता है। मैं चाहूँगा कि सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हमको लाभ पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और सारे स्टेक होल्डर्स का कोऑपरेशन मिले ताकि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सफल हो सकें। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना रेल रूट पर पड़ने वाले जिले के कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के कार्यों का शुभारंभ और विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें गाजीपुर के जमानिया में प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण, दिलदार नगर में कोच इंडिकेशन बोर्ड और गहमर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण का शुभारंभ शामिल है। इस मौके पर उन्होंने बक्सर से वाराणसी तक नई एमयू सवारी गाड़ी चलाने की घोषणा भी की। यात्रियों को, सामान्य नागरिक को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए भारतीय रेल में पिछले 4 वर्षों में भारी मात्रा में निवेश बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। 2014 के पहले मोटे तौर पर 48-49 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारतीय रेल की विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए जाते थे। अब इस वर्ष हम 1,48,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि स्थानीय लोगों को बक्सर, मुगल सराय और वाराणसी नियमित जाने की जरूरत है। तो आज एक फैसला हमने किया है कि 1 महीने के कम समय में, 1 महीने के अंदर बक्सर से सुबह एक मेमू गाड़ी तेज गति की चलेगी,
पर्याप्त कोच उसमें होंगे, हर स्टेशन पर रुकेगी और 10 बजे तक बनारस पहुंचा देगी, शाम को फिर ले आकर के आपको घर छोड़ देगी। मैं समझता हूं ये सबसे अच्छा समाधान भारतीय रेल ने इसका निकाला है। और खबरें लगातार जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत और चुनाव आयुक्त समेत चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारी आज तेलंगाना में चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मुख्य चुनाव अधिकारी और 2 चुनाव आयुक्त हैदराबाद आ रहे हैं। वो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राज्य के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद से चुनाव आयोग का ये पहला दौरा है जो राज्य के चुनाव तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में है। चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी राज्य सरकार और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 77 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। वहीं तेलंगाना की 38 जबकि मिजोरम की 13 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 119 सीटों वाली तेलंगाना के लिए जारी की गई 38 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया है। 40 सीटों वाले मिजोरम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 13 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज किसान रैली को संबोधित करते हुए सूबे में पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये राहुल गांधी का प्रदेश में पहला दौरा है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान किसान रैली के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बार तीसरा मोर्चा भी मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बीएसपी और सीपीआई एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के नासिक जिले में आज 3 दिवसीय विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय को पहला अंतर्राष्ट्रीय भगवान ऋषभ देव पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेश जैन को दिया जाएगा। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नकद राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। दिल्ली के 400 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही तेजी के खिलाफ दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के सभी 400 पेट्रोल पंप को 24 घंटे के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से लेकर 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे तक दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 4 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिसके बाद कई राज्यों ने वैट में कटौती की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कोई कटौती नहीं की है, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। रविवार को 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि मुठभेड़ में 3 सैनिक शहीद हो गए। नियंत्रण रेखा के करीब सुंदरबानी सेक्टर में सशस्त्र हथियारों से लैस 2 घुसपैठियों और सेना के बीच करीब दोपहर 1:45 पर मुठभेड़ हुई। गश्ती दल ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया और 2 AK-47 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ में 3 सैनिक शहीद हो गए और एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर के आर्मी कमांड अस्पताल लाया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेना ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि मुठभेड़ स्थल पर हुए जोरदार धमाके में 7 नागरिकों की मौत हो गई। ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के लारो इलाके में हुई। इलाके में कुछ आतंकी छिपे थे, जिसके बाद आतंकियों की घेराबंदी शुरू की गई और पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर खत्म होने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ, उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन उसके बाद जो एनकाउंटर साइट था वहाँ पे जब फोर्सेस वहाँ से चली गई तो वहाँ पे कुछ लोगों का कांग्रीगेशन आया जो कि वहाँ पे मौजूद थे। तो वो जब वहाँ पे मौजूद थे एंड अपेरेंटली वो जो रेमिनेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स था उसको फिडल कर रहे थे, उस समय वो एक्सप्लोजन हुआ है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को त्राल के मेदुरा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस हमले में एसएसबी का एक जवान शहीद हो गया। भारत और चीन आज पहली बार आंतरिक सुरक्षा सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान चीन के लोक सुरक्षा मंत्री झाओ केजी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा भी होगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 2 महीने तक भारत, भूटान और चीन के तिहरे जंक्शन डोकलाम में चले गतिरोध के 1 साल बाद यह कदम उठाया जा रहा है। मालदीव की शीर्ष अदालत ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर अपनी मुहर लगा दी है। अदालत ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की तरफ से दाखिल चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। याचिका में चुनाव आयोग पर मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि 23 सितंबर को हुए मतदान में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को जिताने में चुनाव आयोग की किसी तरह की भूमिका का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस चुनाव के साथ ही अब्दुल्ला यामीन का शासन समाप्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 3 दशक पहले रूस के साथ हुए परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते को जल्द खत्म करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस समझौते का रूस लगातार उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अकेले इसका भार नहीं ढो सकता। दोनों देशों के बीच 1987 में हुआ ये समझौता अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके रूसी समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देश सतह से दागी जाने वाली 500 से 5500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का निर्माण या परीक्षण नहीं कर सकते। लेकिन कुछ साल पहले रूस ने नोवाटर मिसाइल लॉन्च की थी। अमेरिका का मानना है कि मिसाइल प्रतिबंधित रेंज वाली है। रूस ने इसे खतरनाक कदम बताया है। Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years, and I don't know why President Obama didn't negotiate or pull out. And we're not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons, and we're not allowed to. We're the ones that have stayed in the agreement, and we've honored the agreement, but Russia has not, unfortunately, honored the agreement. So we're going to terminate the agreement. We're going to pull out. ताइवान के पूर्वोत्तर में रविवार को हुए एक रेल हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 170 लोग घायल हुए हैं। ताइपे से टाइटंग जा रही ट्रेन यीलान काउंटी के करीब पटरी से उतर गई। 8 डिब्बे वाली इस ट्रेन में कुल 366 यात्री सवार थे। रेल अधिकारियों के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। राहत काम के लिए 120 सैनिकों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा ओलंपिक खेलों में भारत को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने में योगदान के लिए पदक विजेताओं के प्रशिक्षकों की सराहना की। प्रधानमंत्री उन्हें सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराने का भी उन्होंने भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने युवा एथलीटों से कहा कि उन्हें अपने स्कूलों और गांव में युवाओं को खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बार युवा ओलंपिक खेलों में भारत ने 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 13 पदक जीते थे। केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने युवा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 16 लाख और रजत पदक विजेताओं को 16,70,000 रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए गए। केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और मजबूत होगा। भारत के सभी नौजवानों के अंदर खेल, खासतौर से खेलों के अंदर एक नया उत्साह आया है और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बार बार, चाहे मन की बात हो, चाहे हमारी प्रेजेंटेशंस हो, यूथ के ऊपर फोकस करा है, यूथ के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा है, यूथ की वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करा है, फिटनेस और खेलों के ऊपर फोकस करा है। और उसी कारण से आज जो हम इन सभी को कह रहे हैं कि चाहे 2020 ओलंपिक्स हो या 2022 का एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल हो या 2024 और 28 ओलंपिक्स गेम्स हो, उसकी पूरी तरह से तैयारी होगी और बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयारी होगी। वहीं बात क्रिकेट की, भारत ने वेस्टइंडीज को गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे मैच में 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 322 रन बनाए। जवाब में भारत ने रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने नाबाद 152 और कप्तान विराट कोहली ने 140 रन की पारी खेली। शिखर धवन ने 4 और अंबाती राउडी ने नाबाद 22 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए ओशाने थॉमस और देवेंद्र बिशु ने एक एक विकेट लिए। कप्तान विराट कोहली को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। मस्कट में खेले जा रहे पुरुष हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का विजय अभियान जारी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने तीसरे राउंड रॉबिन मुकाबले में जापान को 9-0 से हरा दिया। भारत के लिए मनदीप सिंह, हरमनप्रीत, गुरजंत सिंह, आकाशदीप सिंह, सुमित, ललित उपाध्याय ने गोल दागे और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया था। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में बजरंग ने सेमीफाइनल में क्यूबा के एलेजांद्रो एनरिक को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में बजरंग का मुकाबला जापान के ताकुतो ओतोगुरु से होगा। भारत की साइना नेहवाल का 6 साल बाद डेनमार्क ओपन का खिताब जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्हें चीनी ताइपे की ताई यू यिंग से कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। साइना को 13-21, 21-13, 6-21 से हार मिली। बात खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। उनका जन्म गुजरात के नाडियाड में हुआ था। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो देश को आज़ादी दिलाने के काम में जुट गए। अंग्रेजी शासन के दौरान वो केंद्रीय असेंबली के सदस्य और बाद में केंद्रीय असेंबली के पहले गैर सरकारी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद वो इलाज के लिए यूरोप चले गए। वियना में 22 अक्टूबर 1933 को उनका निधन हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं सारा जहां। नमस्कार।